मित्रों, शुभ अपराह्न। द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट से आप सभी को महत्वपूर्ण विषय को लेकर के और हमारे टीम के द्वारा महत्वपूर्ण चर्चा पर चर्चा की जा रही है। अपेक्षा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रह करके विषय वस्तु को पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, टीजीटी पीजीटी हो चाहे यूपी टेट हो और चाहे अदर एग्ज़ाम हो, अगर साहित्य से संबंधित कुछ हिंदी में बात होती है तो रचना से संबंधित, कवि से संबंधित भी विशेष प्रकार के तथ्य पूछे जाते हैं। तो हम साहित्य में इस समय पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख कवि। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख कवि में हम पढ़ चुके हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हम पढ़ चुके हैं, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा में प्रथम स्थान पर आते हैं। तो आइए आज उन्हीं के क्रम में चलते हैं। दूसरे क्रम पर कौन आते हैं, तो जिनका नाम है वास्तव में सियाराम शरण गुप्त। क्या नाम है? सियाराम शरण गुप्त। तो आइए सियाराम शरण गुप्त की ओर चलते हैं। वास्तव में आपने सुना होगा मैथिली शरण गुप्त का नाम। ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं। अनुज का मतलब छोटे भाई हैं। तो कहने का मकसद ये है, तो चलिए देखते हैं इनका भी जन्म समय क्या रहा। इनका जन्म समय है 1895 ईस्वी। कब है मित्रों? 1895 ईस्वी। और स्थान क्या है भैया? स्थान देखते हैं, स्थान इनका भी वही है, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। चलिए, ये रहा इनका जन्म समय और जन्म स्थान। और आगे बढ़ते हैं, इनका देखते हैं मृत्यु समय क्या रहा। इनका निधन कब हुआ था, चर्चा की जानी चाहिए, 1863 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, नोट के माध्यम से थोड़ा लिख देते हैं। सियाराम शरण गुप्त की कविताएं इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये इंदु पत्रिका में इनकी जो प्रकाशित होती थी कविताएं, इस कविता के वास्तव में प्रकाशक कौन होते थे, किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिख सकते हैं आप पॉइंट के रूप में। इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त थे। कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त थे, जिन्होंने 1909 ईस्वी में इसे काशी से मासिक पत्र के रूप में प्रकाशित किया था या कराया था। तो मित्रों, आपसे क्वेश्चन कभी भी किया जा सकता है इस पॉइंट पर। इनका जन्म समय है 1895 और स्थान है चिरगांव, झांसी। मृत्यु समय है 1963 ईस्वी। नोट में देखेंगे, सियाराम शरण गुप्त की कविताएं इंदु पत्रिका से प्रकाशित होती थी। अब ध्यान दीजिएगा, इंदु पत्रिका जो है मित्रों, इंदु पत्रिका वास्तव में इसके संपादक कौन थे, तो इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त थे। और इन्होंने कहाँ से प्रकाशित किया था? काशी से। कब प्रकाशित किया था? 1909 ईस्वी में।
किस पत्र के रूप में था ये? मासिक पत्र के रूप में था। तो इंदु से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंदु वास्तव में अंबिका प्रसाद गुप्त का वास्तव में एक समाचार पत्र है जो 1909 ईस्वी में काशी से मासिक पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसी पत्र में वास्तव में सियाराम शरण गुप्त की कविताएं छपा करती थीं। तो आइए चर्चा पर चर्चा करते हैं सियाराम शरण गुप्त से। तो सियाराम शरण गुप्त के विषय मैंने बताया कि ये वास्तव में मैथिली शरण गुप्त जो आपके हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि के रूप में माने गए हैं, जो आधुनिक तुलसी के रूप में माने गए हैं, तो मैथिली शरण गुप्त के ये अनुज हैं यानी छोटे भाई हैं। तो 9 वर्ष लगभग छोटे थे किससे? मैथिली शरण गुप्त से। कौन? सियाराम शरण गुप्त। तो आइए चलते हैं सियाराम शरण गुप्त जो वास्तव में आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित कुछ काव्य संग्रह पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा पर चर्चा करते हैं सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं। तो चलते हैं प्रमुख रचना की तरफ। तो आइए चर्चा पर चर्चा की जाए। तो सियाराम शरण गुप्त के प्रमुख काव्य संग्रह, पहले हम लोग काव्य संग्रह की ओर चलेंगे। देखिए काव्य संग्रह को अगर हम लोग क्रम से एक बार देख लेंगे तो क्रम से देखने पर ये फायदा रहेगा। अगर एग्जाम में कभी क्रम पूछता है, ईस्वी सहित पूछता है, तो आप लोग क्रम सहित बता सकते हैं। तो आइए चर्चा पर चर्चा की जानी चाहिए, इनके क्रम को देखते हैं। चलिए देखते हैं, बना लेते हैं प्रमुख काव्य संग्रह के क्रम। इस तरह से क्रम बनाएंगे तो आपके लिए उपयुक्त होगा। मौर्य विजय 1914 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया। यह सब काव्य संग्रह है मित्रों। दूसरा देखते हैं अनाथ, ये 1917 ईस्वी में लिखा गया। तीसरा काव्य संग्रह देखते हैं जिसका नाम है दूर्वा दल, यह लिखा गया 1924 ईस्वी में। और तीसरी रचना की बात करते हैं, अगला है विषाद। क्या नाम है? विषाद। तो विषाद कब लिखा गया? 1925 ईस्वी में। और अगली रचना की बात करते हैं, इसका नाम है आर्द्रा। आर्द्रा कब लिखा गया? ये लिखा गया 1927 ईस्वी में। और अगला चलते हैं, अगला है आत्मोत सर्ग। आत्मोत सर्ग, जो अपने को न्यौछावर कर दे वही आत्मोत्सर्ग होता है। तो आत्मोत्सर्ग कब लिखा गया? 1931 ईस्वी में लिखा गया। और ध्यान दीजिएगा, और भी कुछ काव्य संग्रह हैं। आइए इसी क्रम में थोड़ा नीचे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं इनके। चलिए देखते हैं पॉइंट के रूप में। अगला है आत्मोत्सर्ग के बाद पाथे। क्या है मित्रों? पाथे, ये 1933 ईस्वी में लिखा गया। अगला है मृणमयी। क्या है? मृणमयी है। ये कब लिखा गया? ये 1936 ईस्वी में। अगला है बापू। क्या है? बापू। ये कब लिखा गया? 1937 ईस्वी में। अगला है उन्मुक्त। उन्मुक्त कब लिखा गया? 1940 ईस्वी में। और अगला है दैनिकी। क्या है मित्रों? दैनिकी। ये कब लिखा गया? 1942 ईस्वी में। और पॉइंट के रूप में बढ़ेंगे अगले तथ्य की ओर। अगला क्या है? नकुल है। ये कब लिखा गया? ये लिखा गया 1946 ईस्वी में। आपको इतने महत्वपूर्ण काव्य संग्रहों को याद करना है। इसमें 4 ऐसी रचनाएं हैं जो खंड काव्य के रूप में भी जानी जाती हैं। 4 रचनाओं के वो नाम क्या क्या हैं उन्हें भी हम आप समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछे मौर्य विजय क्या है, तो मौर्य विजय एक खंड काव्य है। क्या है मित्रों? खंड काव्य है। अनाथ भी एक क्या है? खंड काव्य है। तो अनाथ भी एक क्या है? खंड काव्य है। और ध्यान दीजिएगा, आत्मोत्सर्ग भी एक खंड काव्य है। यह भी एक खंड काव्य है। तो 3 हो गए। और चौथा हम ले लेते हैं नकुल, यह भी एक खंड काव्य है।
तो मित्रों, अपेक्षा करता हूं कि 4 पॉइंट को आप समझ गए होंगे। खंड काव्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका खंड काव्य कौन है, कौन काव्य संग्रह के अंतर्गत भी आता है? तो मौर्य विजय, आत्मोत्सर्ग, अनाथ और नकुल, ये 4 आपके खंड काव्य हैं सियाराम शरण गुप्त के, और बाकी काव्य संग्रह के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन क्रम लिखाना आवश्यक था, कभी कभी क्रम पूछा जाता है कि इनकी रचनाओं का क्रम क्या है। तो मौर्य विजय 1914 में, अनाथ 1917 में, दूरबादल 1924 में, विषाद हुआ 1925 में, आर्द्रा हुआ 1927, आत्मोत्सर्ग 1931, पाथेय हुआ 1933, मृणमयी हुआ 1936, बापू हुआ 1937, उन्मुक्त हुआ 1940, दैनिकी हुआ 1942, नकुल हुआ 1946। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट में लिख देते हैं, एक फूल की चाह में तथा खादी की चादर, एक फूल की चाह में तथा खादी की चादर, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर के खंड काव्य और काव्य संग्रह के रूप में जाने गए हैं, लेकिन एक फूल की चाह में, खादी की चादर, ये दोनों प्रमुख इनकी कविताएं हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है, पूछा कहाँ से जाता है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बापू पूछा जाएगा। बापू किसका काव्य संग्रह है? बापू वास्तव में किसका है? सियाराम शरण गुप्त का काव्य संग्रह है। और कहाँ से क्वेश्चन आएगा? बापू के अलावा दैनिकी और नकुल भी पूछा जाता है। ऊपर के वास्तव में अनाथ, मौर्य विजय और आत्मोत्सर्ग, ये सारे खंड काव्य को तो आपको बेहतर रटना ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई जो काव्य संग्रह खंड काव्य के रूप में है। अब आइए हम लोग थोड़ी थोड़ी रचनाओं की व्याख्या कर लेते हैं। जो मेन रचनाएं हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उनकी व्याख्या हम लोग जरूर करेंगे। तो आइए, अगर आप लोग इसको नोट कर लिए हों तो पुनः एक एक रचना की वास्तव में सूक्ष्म थोड़ी थोड़ी व्याख्या कर ली जाए। तो चलिए चर्चा पर चर्चा करते हैं व्याख्या की तरफ। तो आइए देखते हैं एक एक रचना को लेकर के प्रमुख घटना संबंधित या इनसे जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं, उन बातों से संबंधित कुछ तथ्यों को यहाँ हम समाहित कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं आपके सियाराम शरण गुप्त, जो मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं, इनकी रचनाओं की कुछ व्याख्या की तरफ। तो आइए पहले काव्य संग्रह में देखते हैं मौर्य विजय। मौर्य विजय कब लिखा गया? 1914 ईस्वी में। नाम भी पता चल रहा होगा, मौर्य। मौर्य कहने से तो आपको पता चल गया होगा किसकी बात की जा रही है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध होता है, उसी युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होता है, और जब उसी के विजय के उपरांत जो ग्रंथ लिखा जाता है, उसी का नाम मौर्य विजय होता है। इसमें सेल्यूकस बाद में आत्मसमर्पण कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, और बाद में इसी चंद्रगुप्त मौर्य के विजय गाथा का गान जिसमें हुआ, उसका नाम क्या हुआ? मौर्य विजय नाम हुआ। तो आइए थोड़ी सी चर्चा लिख देते हैं। लिखेंगे, यह एक खंड काव्य है। यह एक खंड काव्य है जिसमें चंद्रगुप्त के विजय के उपरांत सेल्यूकस के आत्मसमर्पण की गाथा का वर्णन है।
ये पॉइंट है मौर्य विजय से। तो कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता सियाराम शरण गुप्त का जो मौर्य विजय वास्तव में खंड काव्य है, इसमें किन तथ्यों का, किन गाथाओं का वर्णन है? चंद्रगुप्त के विजय के उपरांत सेल्यूकस के आत्मसमर्पण की गाथा का इसमें क्या है? वर्णन है। ये रहा इनका प्रथम खंड काव्य। आइए चलते हैं दूसरे तथ्य की ओर। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है अनाथ। अनाथ की रचना 1917 ईस्वी में हुई। यह भी एक खंड काव्य है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्रामीण किसानों की करुण गाथा का वर्णन है। तो इसमें किसानों के करुण गाथा का या ग्रामीणों के करुण गाथा का क्या हुआ है? वर्णन हुआ है। यानी इस किसान में क्या क्या पीड़ा होती है। वर्तमान समय में भी देख रहे होंगे किसान कितना ही ज़्यादा तंग रहता है, कम लागत करता है वास्तव में, और कम लागत में इतने ज़्यादा खर्चे आ जाते हैं, उससे वो पीड़ित रहता है, बल्कि उसके अनाज उतने में बिक नहीं पाते हैं। तो इस तरह से अनाथ से संबंधित जो बातें हैं, इसमें ग्रामीण और किसानों की करुण गाथा का क्या हुआ है? वर्णन हुआ है। अगला पॉइंट चलते हैं तीसरा, जिसमें है दूरबादल। इसकी रचना इन्होंने कब किया था? 1924 ईस्वी में। इसमें कवि के आत्म पीड़ा का वर्णन है। तो कवि में जो जो आत्म पीड़ाएं होती हैं, उन्हीं आत्म पीड़ा का इसमें क्या हुआ है? वर्णन हुआ है। किसमें? दूरबादल में। आइए अगले तथ्य की ओर चलते हैं, विषाद। इसकी रचना 1925 ईस्वी में। विषाद का अर्थ वही होता है दुख से, कष्ट से। तो कहने का तात्पर्य इस समय वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत पीड़ा व करुणा का वर्णन है। करुणा का वर्णन है। ये किसमें है? विषाद में। और भी तथ्य हैं। आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले का नाम रखा गया है आर्द्रा। क्या नाम है? आर्द्रा नाम है। इसमें देखते हैं इसका समय कब रहा? 1927 ईस्वी। कब रहा? 1927। आर्द्रा में क्या बातें छिपी है? आइए थोड़ी बात वार्तालाप कर लेते हैं। इसमें कवि के करुण गाथा का वर्णन है। करुण गाथा का वर्णन है। तो मित्रों, दुर्वादल में तो कवि के आत्म पीड़ा का वर्णन है, इसमें करुण गाथा का वर्णन हो गया। आर्द्रा अर्थात दुर्वादल और आर्द्रा की लगभग गाथाएं और विषाद की गाथाएं लगभग मिलती जुलती हैं। और अनाथ में वास्तव में ग्रामीण किसानों का वर्णन हुआ है। और मौर्य विजय समझ ही रहे हैं, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधित हुए युद्धों का और पराजय का वर्णन हुआ है। तो इस तरह से मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद और आर्द्रा और भी जो रचनाएं हैं, आइए उनसे संबंधित जो भी सूक्ष्म बातें बनती हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है नेट इत्यादि की एग्जाम में कि इनसे संबंधित रचनाओं की मूल तथ्य क्या हैं, सूक्ष्म इसमें क्या क्या गाथाएं वर्णित हैं। तो आइए चर्चा पर चर्चा यहाँ से भी कर लेते हैं। तो हो जाए भाई चर्चा पर चर्चा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले रचना का नाम है, तो चलते हैं भैया। विषाद हो गया, आर्द्रा हो गया। अगली रचना का नाम है आत्मोत्सर्ग। अगली रचना का नाम क्या है? आत्मोत्सर्ग। चलते हैं अगली रचना पर, आत्मोत्सर्ग। छठी रचना आत्मोत्सर्ग। आत्म के लिए भैया जो न्यौछावर कर दे, अपने को न्यौछावर कर दे, भैया आत्मोत्सर्ग है। इसकी रचना 1931 ईस्वी में हुई। इसमें क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी। इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी के
आत्म बलिदान के गौरव गाथा का वर्णन है। तो भैया इसमें गणेश शंकर जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के आत्म गौरव के गाथा का क्या हुआ है, वर्णन हुआ है। अगले तथ्य की ओर चलते हैं। अगला है पाथे। पाथे इसकी रचना 1933 ईस्वी में कब हुई? 1933 ईस्वी। देखते हैं क्या है इसमें मनुष्य के सात्विक चिंता का वर्णन है। यह पॉइंट आपका यहां से हो गया पाथे से। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है भैया मृण्मयी। मृण्मयी तो अगली रचना का नाम है मृण्मयी। इसकी रचना कब हुई? 1936 ईस्वी में। तो आइए चर्चा इससे कर देते हैं। इसमें क्या है? इसमें धरती के प्रति गीतात्मक सुंदरता का वर्णन है। तो पृथ्वी के प्रति, धरती के प्रति गीतात्मक सुंदरता का वर्णन किसमें हुआ है? मृण्मयी में। अगला चलते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो नाम है बापू। क्या नाम है? बापू। इसकी रचना कब हुई? 1937 ईस्वी में। कब हुई? 1937 ईस्वी में। आइए चर्चा पर चर्चा बापू से कर लेते हैं। इसमें महात्मा कब बंद करा दे भैया, महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि का हार्दिक वर्णन है। तो भैया महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि का हृदय से जो भी गौरव गाथा का वर्णन किया गया है, किसमें? बापू में किया गया है। और अगली रचना का नाम है उन्मुक्त। क्या नाम है? उन्मुक्त नाम है। आइए इसकी बात कर लेते हैं। उन्मुक्त से इसकी रचना हुई 1940 ईस्वी में। अब उन्मुक्त में क्या है भैया? उन्मुक्त में गांधीवादी, उन्मुक्त में गांधीवादी यानी गांधीवाद विचारधारा का वर्णन है। तो गांधीवाद विचारधारा का वर्णन किसमें है? उन्मुक्त में है। तो आइए चर्चा पर चर्चा अगले तथ्य की ओर चलते हैं। तो आत्मोत्सर्ग, पाथे, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, ये भी इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह से रहे। और एक है खंड काव्य, अंतिम खंड काव्य। आइए उस खंड काव्य का नाम भी लिखते हैं, जिसका नाम रखा गया है नकुल। आपने सुना भी होगा नकुल का नाम। नकुल बताइए रामायण के पात्र से प्रसिद्ध हैं कि महाभारत के? तो किस पात्र से हैं भैया? महाभारत से। तो महाभारत का एक वन पर्व होता है। उसी वन पर्व के कथा के आधार पर आधुनिकता में जो जो बातें छिपी हैं उसकी व्याख्या करते हुए सियाराम शरण गुप्त जी ने कुछ बातों को लिखा है। तो आइए चर्चा कर देते हैं। इनका नाम क्या है? नाम है भैया नकुल। नकुल से पहले एक दैनिकी बचा हुआ है, उसे जरूर देख लेंगे। तो आइए दैनिकी की बात कर लेते हैं। दैनिकी 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में लिखा गया। देखिए दैनिकी का मतलब होता दिन की, अर्थात इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति
भावी यानी भविष्य, कल्पना का गान किया गया है। और अंतिम जो पॉइंट है इसका नाम है नकुल। नकुल वास्तव में लिखा कब गया? 1936 ईस्वी में, सॉरी 1946 ईस्वी में। इसमें ध्यान देना है, यह एक है क्या? यह एक खंड काव्य है। यह एक क्या है? खंड काव्य है। तो इस तरह से नकुल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें महाभारत के वन पर्व के कथा के आधार पर आधुनिक मानव के प्रति गाथा का वर्णन है। तो ये रहे मुख्यतया इनके प्रमुख सियाराम शरण गुप्त जी के, चाहे वो खंड काव्य हुए चाहे वो काव्य संग्रह हुए। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही पूछे जाते हैं। तो प्रथम खंड काव्य जो काव्य के रूप में रहा तो उनका नाम रखा गया मौर्य विजय। मौर्य विजय के बाद इन्होंने अनाथ लिखा, अनाथ के बाद में इन्होंने दुर्वादल लिखा, दुर्वादल के बाद में विषाद लिखा, विषाद के बाद में आर्द्रा लिखा, आर्द्रा के बाद में इन्होंने आत्मोत्सर्ग लिखा, और उसके बाद में इन्होंने पाथेय लिखा, फिर मृण्मयी लिखा, उसके बाद बापू, बापू के क्रम के बाद उन्मुक्त, और उन्मुक्त के बाद दैनिकी लिखा, दैनिकी के बाद इन्होंने नकुल लिखा। जो मेन तथ्य था, मेन से क्वेश्चन मैंने लिखा दिया जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। तो चलिए ये रहे इनके प्रमुख काव्य संग्रह से। अब ध्यान दीजिएगा, इनका एकमात्र निबंध है। तो आइए देखते हैं सियाराम शरण गुप्त का प्रमुख निबंध है। तो चलते हैं भैया सियाराम शरण गुप्त के प्रमुख निबंध की ओर। केवल एक निबंध वैसे कम पूछा जाता है, लेकिन जानकारी थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए। इनका एकमात्र निबंध है जिसका नाम है झूठा सच। तो आइए देखते हैं इनके निबंध का नाम। तो निबंध में भैया एक निबंध है जिसका नाम है झूठा सच। कब लिखा गया? 1939 ईस्वी में। केवल इतने जानना है झूठा सच किसका निबंध है। तो किसका निबंध ग्रंथ है? सियाराम शरण गुप्त का। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि झूठा सच जो है ये कहानी है, उपन्यास है, क्या है? तो कभी क्वेश्चन किया जाता है सियाराम शरण गुप्त जी का एक क्या है? निबंध है। और ध्यान दीजिएगा इनके कुछ उपन्यास भी हैं। आइए देखते हैं उपन्यास। इनके प्रमुख 3 ही उपन्यास हैं मित्रों। बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जान लीजिए हो सकता कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जैसे गोद हुआ 1932 ईस्वी में, अंतिम आकांक्षा हुआ ये 1934 में, और नारी हुआ 1937 ईस्वी में। यही इतनी बातें आपको जानने हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। झूठा सच इनका निबंध है। और जितने भी 4 खंड काव्य लिखाए गए हैं जिसमें से आपके मौर्य विजय हुआ, अनाथ हुआ, आत्मोत्सर्ग हुआ और नकुल हुआ, ये 4 खंड काव्य हो गए। बाकी काव्य संग्रह भी हो गए। ये सारी बातें सियाराम शरण गुप्त से आप लोग याद कर लेंगे। और अपेक्षा करता हूँ परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। इन महत्वपूर्ण तथ्य को भी आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए भैया, पॉइंट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त के बाद जो अगला नाम आता है तो वो नाम है भैया, बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम रखा जा सकता, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो चलिए अगले पॉइंट के यानी तीसरे सांस्कृतिक राष्ट्रीय विचारधारा वाले कवि को देखते हैं, जिनका नाम है
बालकृष्ण शर्मा नवीन। क्या नाम है मित्रों? बालकृष्ण शर्मा नवीन। आइए देखते हैं जन्म समय 1997 ईस्वी। स्थान जरा देख लेंगे। स्थान का नाम है भयाना गांव। ये है कहाँ? ग्वालियर में है। ग्वालियर यानी एमपी में है। यह रहा भैया इनका रूप। और मृत्यु समय देखते हैं तो आइए इनके मृत्यु समय की बात की जाए। सॉरी 1897 है और मृत्यु समय हो जाएगा 1960 ईस्वी। ये इनका महत्वपूर्ण है। जन्म को थोड़ा सही कर लीजिएगा। जन्म इनका है ये 1897 रहा। 1897 ईस्वी जन्म समय रहा। स्थान भयाना गांव ग्वालियर एमपी में रहा। और मृत्यु समय क्या रहा? 1960 ईस्वी। तो आइए चर्चा पर चर्चा बालकृष्ण शर्मा नवीन से करते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन के कुछ उपनाम हैं। उपनाम से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनको कहते हैं अनिकेतन। कभी कभी पूछते हैं। अनिकेतन का मतलब होता है जिसके भैया घर ही ना हो। तो जो बिना घर का हो वही क्या होता है? अनिकेतन या विषपाई के नाम से भी जाने जाते हैं। विषपाई, अनिकेतन विषपाई के नाम से भी जाने जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कुछ पॉइंट जो पूछे जा सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रारंभ में नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रारंभ में नवीन उपनाम से क्या करते थे? कविता लिखते थे। आइए देखते हैं इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह को। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 5-6 हैं जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो जन्म समय रहा 1897। स्थान भयाना गांव ग्वालियर। मृत्यु समय है 1960। उपनाम अनिकेतन या विषपाई है। और प्रारंभ में बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से क्या करते थे? कविता लिखते थे। तो आइए 5 मिनट में देखते हैं इनके प्रमुख काव्य संग्रह को। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो देखते हैं इनके प्रमुख काव्य संग्रह को। तो चलिए बालकृष्ण शर्मा नवीन के प्रमुख काव्य संग्रह को हम आप अवश्य देखते हैं। तो चलिए रहा इनका प्रमुख काव्य संग्रह। छोटे छोटे इस तथ्य के रूप में है। तो काव्य संग्रह, तो चलिए देखते हैं इनका काव्य संग्रह। कुमकुम है। कुमकुम लिखा गया 1900, यहाँ लिख देते हैं 36 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1936 ईस्वी में। क्या लिखा गया? कुमकुम। अच्छा, कुमकुम है क्या? एक सुगंधित पदार्थ है। एक सुगंधित पदार्थ के रूप में माना जाता है क्या? कुमकुम। अगले तथ्य की बात करते हैं। रश्मि रेखा, ये है 1951 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन यही रेखा हटा दिया जाए, केवल पूछ लिया जाए रश्मि किसकी रचना है मित्रों, तो रश्मि जो रचना है यह वास्तव में महादेवी वर्मा की रचना है। लेकिन रेखा लगने से बन गई किसकी रचना? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगर यही रश्मि में रथी लगा दो, रश्मि रथी हो जाए, तो ये दिनकर की रचना हो जाएगी। देखिए रश्मि से 2-3 क्वेश्चन बना। रश्मि कहने से महादेवी वर्मा की रचना, रश्मि रेखा कहने से बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना, और रश्मिरथी किसकी रचना? तो ये हो जाएगा पॉइंट के रूप में दिनकर की रचना। तो आइए चर्चा करते हैं। और भी कुछ रचनाएं हैं इनके। अपलक है, अपलक, इसकी भी रचना 1951 ईस्वी में इन्होंने किया था। अगला है क्वासी, इसकी रचना 1952 ईस्वी में। कब किया था?
1952 ईस्वी में। और इसी से संबंधित और भी कुछ रचनाएं हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं। विनोबा स्तवन, इसकी रचना 1955 ईस्वी में हुई है विनोबा स्तवन की। और अगली रचना है उर्मिला, उर्मिला 57 में लिखा गया है। ये 1957 ईस्वी में लिखा गया। रचनाएं बहुत हैं लेकिन जो मेन है उन्हीं को देखा जा रहा है। आइए चर्चा करते हैं हम बिस्पाई जन्म की। हम बिस्पाई जन्म के, ध्यान दीजिएगा, हम बिस्पाई जन्म के, ये कब लिखा गया? ये लिखा गया 1964 ईस्वी में। ये इतने पॉइंट इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे बहुत कम पूछे जाते हैं व्याख्या के रूप में कि कुमकुम, रश्मिरेखा, पलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, उर्मिला, हम बिस्पाई जन्म के सब में क्या गाथाएं वर्णित हैं, बहुत कम पूछा जाता है। वास्तव में कुछ नवीन भावनाएं, कुछ प्रेम संबंधित भावनाएं कुमकुम में हैं। और ध्यान दीजिएगा, रश्मिरेखा से संबंधित कुछ आप समर्पण या प्रेम से संबंधित रचनाएं हैं। और इस कविता में भी कुछ विरह गाथा का वर्णन हुआ है अपलक में। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें विनोबा भावे के कुछ गौरव गाथा का वर्णन हुआ है। और इसमें उर्मिला, वास्तव में आपने सुना होगा साकेत की एक पात्र थी, कौन? उर्मिला। उर्मिला से संबंधित कुछ गाथा का इसमें वर्णन हुआ है। हम बिस्पाई जन्म के, इसमें भी आपके समाज से संबंधित कुछ गौरव गाथा का वर्णन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमकुम, रश्मिरेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, उर्मिला, हम बिस्पाई जन्म के किसकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं हैं किसके? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। ध्यान दीजिएगा, काव्य संग्रह के अलावा कभी कभी कविता पूछ ली जाती है। शीर्षक कविता कौन महत्वपूर्ण है? तो आइए थोड़ी सी शीर्षक कविता लिख देते हैं। जो मेन शीर्षक कविता है उसी को लिखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है भविष्य में। वास्तव में इन सबसे रचनाएं कभी कभी पूछ ली जाती हैं, ज़्यादा अनिवार्य नहीं समझा जाता है। लेकिन भाई अगर पूछ लिया जाए तब भी दिक्कत होती है, इसलिए चर्चा पर चर्चा इनसे भी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इनके कुछ शीर्षक कविताएं, मात्र 4 हैं। तो कौन है वो शीर्षक कविताएं? तो इनकी कुछ शीर्षक कविताएं हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। फिर दूसरी शीर्षक कविता है सैनिकों के प्रति। किसके प्रति? सैनिकों के प्रति। अगले का नाम है देश का भविष्य, देश का भविष्य। और अगला है स्वातंत्र वेदी, स्वातंत्र वेदी। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये पॉइंट कभी कभी पूछे जाते हैं। हिंदुस्तान हमारा है किसकी शीर्षक कविता है? सैनिकों के प्रति, देश का भविष्य, स्वातंत्र वेदी, ये सब किसकी कविताएं हैं? ये सब शीर्षक कविताएं जो बनाई गई हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन से बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, या तो कभी कभी कुमकुम रचना पूछ ली जाती है काव्य संग्रह के रूप में। और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी उर्मिला संबंधित शब्द पूछ लिए जाते किसकी रचना है। और ध्यान दीजिएगा, रश्मिरेखा संबंधित ऐसे ऐसे तथ्य कभी कभी इनसे पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो अपेक्षा करता हूं कि इनके भी क्रमवत रचनाओं को आप लोग तैयार कर लिए होंगे। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग मेहनत से पढ़िए। और परीक्षाएं जो टीजीटी पीजीटी के हैं, ये तो अगस्त में डेट संभवतः आ गई हैं, लेकिन आप लोग अपने लय को, अपने क्रम को तोड़िएगा नहीं। सारे सिलेबस को वास्तव में जुलाई तक कंप्लीट किया जा सकता है। आपके द्वारा जो भी मेहनत किया जाएगा वो हमारे लिए वास्तव में अपेक्षित कार्य होगा। तो इस तरह से अब आप अगले क्लास में राष्ट्रीय विचारधारा के कवि के रूप में, जो कवयित्री के रूप में मानी गई हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इनसे संबंधित कुछ बातों को आप लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ संध्या।